अस्सलाम वालेकुम। अकाउंट्स फाइनलाइज़ करते हुए या बुक्स को क्लोज़ करते हुए क्या आपको पता है कि कौन-कौन सी क्लोजिंग एंट्रीज़ होती हैं जो कि आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस में देखने को मिलेंगी, उनकी बैक एंड पे वर्किंग क्या होती है और उनका फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। अगर आपको नहीं पता तो इंशाल्लाह इस सेशन में आपको डिटेल से पता चल जाएगा कि वो कौन-सी एंट्रीज़ होंगी, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है और प्रैक्टिकल वर्किंग किस तरह से होती है। तो अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया, आज हम क्लोजिंग एंट्रीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब भी आप अकाउंट फाइनलाइज़ कर रहे होते हैं तो कौन सी पॉसिबल एंट्रीज़ आपको करना होती हैं। क्लोजिंग एंट्रीज़ साथ उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी क्या एग्जांपल होगी, उसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी और उसका फाइनेंशियल्स पे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक प्रॉपर अकाउंटेंट हैं तो आपको ये पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। एक्चुअली ये 10 एंट्रीज़ हैं और इन 10 में से मैंने 3 को हाईलाइट किया है। टॉप 3 की अगर हम बात करें तो नंबर 1 डेप्रिसिएशन है, प्रोविज़न फॉर टैक्स और डेफर्ड टैक्स की जो एंट्री है इसके बारे में पूछा भी जाता है और इनकी जो वर्किंग है थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। तो अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअली ना थोड़ा-सा हम डिस्कस कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल को, जो कि बहुत बेसिक लेवल की बात होती है क्योंकि हमें कोई स्टैंडर्ड्स की तरफ से या लॉ की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि सोल प्रोप्राइटर के आपने अकाउंट्स ऐसे बनाने हैं। तो हम उसको टी फॉर्म में भी बना दें तो काम चल जाता है, बट जब हम कंपनीज़ के अकाउंट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें वर्किंग ज़्यादा डिटेल में करना पड़ती है। तो एक्चुअली हमने क्या किया कि अगर तो जो बिज़नेस है वो पुराना है तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिए, ओपनिंग बैलेंसेस को अकाउंटिंग एंट्रीज़ में लेके गए। देन हमने बैंक स्टेटमेंट ली, बैंक स्टेटमेंट में जो भी ट्रांज़ैक्शंस आ रही हैं उनको हमने इनपुट किया। उसके बाद जो कैश बुक होती है क्लाइंट से हमने वो ली या बिज़नेस से हमने वो ली और उसकी जो भी ट्रांज़ैक्शंस हैं उनको एंटर किया। वो सारी एंट्रीज़ हमने अकॉर्डिंगली यहाँ पे पास कर दी हैं। जो भी आपके पास अकाउंटिंग सिस्टम है वहाँ पे आपने एंट्रीज़ को पास कर दिया। उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाई, यहाँ तक हम पहुँच गए। बट यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। बिज़नेस की नेचर को अंडरस्टैंड करते हुए, बुक्स को क्लोज़ करते हुए, क्लोजिंग एंट्रीज़ होती हैं जिनके ऊपर हमने काम करना होता है और उनको पास करते हैं तो फिर ही जाके हमारी बुक्स क्लोज़ होती हैं और जो अगला पीरियड है वो स्टार्ट होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने आने चाहिए कि एंड टू एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाएँ, उनकी लिंकिंग और ऑटोमेशन कैसे हो। जब हम अकाउंट फाइनलाइज़ेशन की बात करते हैं तो फिर इन क्लोजिंग एंट्रीज़ का इम्पैक्ट आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 तरह की मैंने यहाँ पे क्लोजिंग एंट्रीज़ को मेंशन किया है जो कि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करते हुए देखते हैं। इनके अलावा भी एंट्रीज़ हो सकती हैं और यहाँ पे 3 को मैंने हाईलाइट किया है, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स और डेफर्ड टैक्स। ये 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इनकी जो वर्किंग है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इनके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आपके पास होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फिक्स एसेट्स होते हैं उनको उनकी यूज़फुल लाइफ पे डेप्रिशिएट किया जाता है। एक्चुअली प्रैक्टिकल काम कैसे होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन हो रहे होते हैं। फिक्स एसेट स्केड्यूल बनते हैं जिनमें फिक्स एसेट की मूवमेंट, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन वगैरह होती है। पूरे साल की जो भी डेप्रिसिएशन की फिगर आती है ना, उसकी हम क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। ज़रा थोड़ी-सी मैं आपको झलक दिखाना चाहूँगा कि ये है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्केड्यूल। फिक्स एसेट रजिस्टर जो है वो डिफरेंट होता है, उसमें एसेट की कंप्लीट डिटेल आ रही होती है। तो यहाँ पे मैं इसको तो नहीं एक्सप्लेन करने वाला, बट यहाँ पे ये देखें कि ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन है ना, उसकी हमने कैलकुलेशन की, वो ये आई, तो हम इसकी क्लोजिंग एंट्री कैसे पास करेंगे, वो देखिएगा। दोबारा से मैं इस फिगर पे आता हूँ, इस वर्किंग पे। तो यहाँ पे मैंने छोटी-सी एक एग्जांपल ली है कि यहाँ पे हमारे पास एसेट है 1 बिलियन का, जो 10% हम एनुअली डेप्रिशिएट करेंगे और ये 1 लाख इसकी डेप्रिसिएशन अमाउंट बनती है। अभी आप ये अज़्यूम करें कि ये 1 लाख वो अमाउंट है जो फिक्स एसेट स्केड्यूल में पूरे साल की डेप्रिसिएशन आई है। तो उसकी हम क्या एंट्री पास करेंगे जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे उसी अमाउंट से। अभी ये तो एंट्री हो गई, बट इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ठीक है, इम्पैक्ट ये होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट होगा, डेप्रिसिएशन की अमाउंट उसको वो कम करेगी और बैलेंस शीट में जो एसेट की वैल्यू होगी वो भी कमी होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ना वो कम कर देती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स की अच्छी खासी डिटेल वर्किंग होती है। अभी हम वर्किंग की तो मैं बात नहीं कर रहा, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहूँगा कि प्रोविजन फॉर टैक्स का एक्चुअली मतलब क्या है। प्रोविजन जहाँ पे वर्ड आएगा इसका मतलब है कि वहाँ पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं। करंट ईयर टैक्स लायबिलिटी की हम एस्टिमेशन करते हैं और जो भी फिगर आती है उसकी हम एंट्री पास कर देते हैं, विच इज़ टैक्स एक्सपेंस डेबिट। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो हम क्रेडिट कर देते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है फाइनेंशियल पे? प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस को ये बढ़ा देती है और बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। अच्छा, एक और बात नोट कीजिएगा
के जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये कहती हैं कि आपने फाइनल टैक्स लायबिलिटी तो कैलकुलेट करनी है। ज़रा ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट होगा बट समझिएगा। बट आप ऐसे करें कि क्वार्टरली जो है ना हमें कुछ एडवांस टैक्स देते रहें। जो मिसाल के तौर पे 4 क्वार्टर हैं, चौथे क्वार्टर के एंड पे लास्ट डेट पे फाइनेंशियल ईयर की जो लास्ट डेट होगी वहाँ पे तो हमने कैलकुलेशन करनी है। बट उससे पहले आप कुछ एडवांस टैक्स देते रहें और जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो उसमें हम एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है? तो उसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है। ये मैंने आपको क्लोजिंग एंट्री से थोड़ा सा डिफरेंट बताया। उसके बाद जो हमारे पास एंट्री आती है वो आती है जी अक्रूड एक्सपेंसेस की। अक्रूड एक्सपेंसेस और प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, इन दोनों को मैं इकट्ठा ही लेके चलना चाहूँगा। अक्रूड एक्सपेंसेस एक्चुअली वो होते हैं जिन एक्सपेंसेस का हमें पता होता है। मिसाल के तौर पे सैलरी एक्सपेंस है, हमें पता है कि भाई हमारे इस महीने की सैलरी इतनी है तो पहले हम पेएबल खड़ा करते हैं, फिर हम बाद में क्या करते हैं कि उसको पे कर देते हैं। यहाँ पे जिस तरह आप देख लीजिएगा क्या मेंशन किया हुआ है कि रिकॉर्ड एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। इन जो एक्सपेंसेस हैं वो तो इनकर हो गए हमारे पीरियड में, बट अब अभी हमने उनको पे नहीं किया। तो इसकी एग्जांपल किस तरह से है कि जिस तरह से ऑडिट फ़ी है वो 50,000 ऑडिट फ़ी है, सर्विसेज आ गई हैं बट हमने पे नहीं किया। हमने एम्प्लॉय से सर्विसेज ले ली हैं बट सैलरी पे नहीं की, तो इसका क्या होगा कि ऑडिट फ़ी एक्सपेंस पेएबल, ऑडिट फ़ी एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड एक्सपेंस जो है वो हम 50,000 से उसको क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से सैलरी की भी ये एंट्री होगी। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसी तरह से ये एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ करता है और लायबिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है। अच्छा, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस में और अक्रूड एक्सपेंसेस जो है ना वे थोड़े मिलते-जुलते होते हैं, बट इसमें हम प्रोविजन फॉर एक्सपेंस में हम एस्टिमेट करते हैं कि लेट्स से कोई लीगल क्लेम है तो उसका हम एस्टिमेट करेंगे कि भाई हो सकता है कि कल को हमें क्लेम के तौर पे इतने पैसे देने पड़े, हमें सर्टन नहीं होती कि ये अमाउंट कितनी है। बस ये फ़र्क है इन दोनों में, एंट्री बाकी और इम्पैक्ट जो है वो सेम है, ठीक है? इन दोनों को मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और आगे हम बढ़ते हैं। आगे है जी प्रीपेड एक्सपेंसेस। मिसाल के तौर पे इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा कि हमने पहले एडवांस में प्रीपेड इंश्योरेंस की एक एग्जांपल है कि हम पहले जो है ना इंश्योरेंस पूरे साल की दे देते हैं। ये पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए। एडजस्ट द पोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस दैट रिलेट्स टू फ्यूचर पीरियड्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल से हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि मिसाल लगाएं कि जो हमारा साल का स्टार्ट और एंड है ना, वो होता है जी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च पे वो एंड होता है। बट यहाँ पे हमने एनुअल इंश्योरेंस जो पे किया है ना वो जनवरी में पे कर दी है, वो पे किया 1,20,000, ठीक है? अभी अप्रैल से लेके दिसंबर तक का तो हमने एडवांस पे कर दिया ना, प्रीपेड कर दिया, तो वो जो 90,000 जो अमाउंट है 3 महीनों को निकाल के जो बाकी 9 महीने की एडवांस हमने पे किया है उसकी हम एंट्री पास करेंगे विच इज़ प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, और प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और एक्चुअली ये क्या करता है जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस को रिड्यूस करता है और इंक्रीज इन करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स होते हैं उनमें इंक्रीज आता है। अच्छा, एक और बात नोट कीजिएगा कि जो अभी सारी मैं आपको बातें बता रहा हूँ जिसमें अकाउंट्स प्रिपरेशन, ये एंट्रीज, इनके ऊपर हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है 20 घंटे का, जिसमें ये सारी चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे। अगर वो आपको जानना चाहें तो उस डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, और ये वाली जो फाइल है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में पिन करवा दूंगा ताकि आप इसकी हेल्प लेना चाहें तो ले सकें। इसी तरह से हम अगली एंट्री पे मूव करते हैं विच इज़ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और इसका क्या है कि जो रिसीवेबल्स हैं, हमारे डेटर्स हैं, हमें एस्टिमेट करते हैं कि ऐसे कितने होंगे जो कि हमें पैसे लोग वापस नहीं करेंगे। हमने एस्टिमेट लगाया कि भाई जो तकरीबन 25,000 हमने सेल्स की हैं, 5 लाख के हमने लोगों से पैसे लेने हैं, लेकिन उसमें से 25,000 जो रुपए हैं ना वो हमें मिलेंगे नहीं। तो उसकी हम एंट्री क्लोजिंग पे पास करते हैं जी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन, क्योंकि ये एस्टिमेट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको हम क्रेडिट करते हैं। और इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि इससे एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होता है और जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारे रिसीवेबल्स हैं, उनमें कमी आती है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक क्या है कि साल का जब फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है 31 मार्च लेट से, तो तब हम जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना उसकी वैल्यू लगाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्टॉक है, क्या नेचर है। अभी जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग का डिफरेंट होगा, कोई सर्विसेज कंपनी है तो वहाँ पे कोई स्टॉक नहीं होता। तो लेट्स से जो हमने स्टॉक देखा वो 2 लाख का है, तो 2 लाख के हम जो है ना वो एंट्री पास कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, और ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और इससे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है उसमें की वैल्यू में कमी आती है और इससे इन्वेंट्री जो है वो बढ़ती है। आगे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है जी, वो क्या है जी कि डेफर टैक्स का, इसकी प्रॉपर वर्किंग होती है। और इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन इस तरह से करना चाहूँगा कि ये ना डिफरेंसेस होते हैं। किस तरह से कि टैक्स की वैल्यू, टैक्स की नज़र में कौन से एक्सपेंसेस हैं और अकाउंट्स की नज़र में कौन से एक्सपेंसेस हैं, इसमें थोड़ा सा होता है डिफरेंस। मिसाल के तौर पे अगर कोई डेप्रिसिएशन है,
हर बिजनेस में आप डेप्रिसिएशन तो देखेंगे। अभी अकाउंट्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन डिफरेंट होती है और टैक्स के हिसाब से डिफरेंट होती है। जो इनमें डिफरेंस होता है ना, उससे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज होता है, जिसकी हम एंट्री पास करते हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, आगे जो है जी 2 एंट्रीज हैं, वो सिंपल सी हैं। क्या है जी, प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जो प्रॉफिट आया उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। नेट प्रॉफिट लेट से 4 लाख आया, तो इसकी क्या एंट्री हम पास करेंगे अगर हमने उसको ट्रांसफ़र करना है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू कैपिटल रिटेन अर्निंग जो है ना क्रेडिट। और इससे क्या होता है कि सिर्फ मूवमेंट होती है, कोई उसका उस तरह से इम्पैक्ट नहीं होता। और लास्ट पे जो डिविडेंड है, अगर वो डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है, डिविडेंड क्या है आपको पता है कि प्रॉफिट में से जो कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो क्या है कि ये पहले इसका कॉन्सेप्ट देखें, रिकॉग्नाइजेज डिक्लेयर डिविडेंड एज अ लायबिलिटी अनटिल पेड। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है कि लाइक कंपनी ने डिक्लेयर किया कि 1 लाख का हम डिविडेंड देंगे, तो इसकी क्या एंट्री होगी, रिटेन अर्निंग को हम डेबिट करेंगे और डिविडेंड पेबल पहले हम लायबिलिटी खड़ी करेंगे कि हमने ये डिविडेंड पे करना है, और जब हम पे बैंक के थ्रू कर देंगे तो फिर डिविडेंड पेबल डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है जी, इक्विटी जो है उससे कम होती है और जो लायबिलिटी है वो हमारी इंक्रीज होती है। ठीक है, जब हम डिविडेंड की एंट्री कर रहे होते हैं। तो ये वो एंट्रीज हैं जो कि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, डेफर टैक्स, और इसके बाद ये एक्सपेंसेस और ये जो है क्लोजिंग स्टॉक की एंट्रीज होती हैं, ये आप ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए कुछ कंटेंट वैल्यूएबल रहा हो। इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, जिस तरह मैंने आपको बताया। ये फाइल भी आपको मिल जाएगी, और फर्दर अगर आप चाहें तो वो आप ट्रेनिंग के बारे में भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।